जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कंसाइंस कैसे है। ये मैंने सर से पूछा था। मैंने कहा सर ये क्वेश्चन हम लोग दें इस बार जो मेंस का सर ने टेस्ट लिया है उसके लिए पूछ रहे थे सर। तो मैंने कहा सर ये क्वेश्चन देते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कहा है। तो सर ने बताया कि वो पूछ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन सर ने आपको दिया होगा टेस्ट में पहले। तो आपने क्या क्या लिखा उसमें कि ये कैसे है कंसाइंस, कोई भी बताए। दिया था टेस्ट ऐसा कोई? अरे आप तो बोलते भी नहीं हो, कोई बोलता नहीं है। पता नहीं ऐसे साइलेंट हो जाते जैसे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो आप चलो इसको लिखो, तो फिर ज्यादा झंझट में नहीं पड़ते, लिखिए। देखो पहले तो इसे समझ ही लो कि ये कंसाइंस कैसे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। देखो प्रियम्बल में जिन शब्दों का यूज किया गया है वो शब्द हमारी राजनीतिक व्यवस्था का या पॉलिटिकल सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है उसका दर्शन है, फिलॉसफी है, या कह सकते हैं सारांश भी है, समरी भी है। अगर उसे शॉर्ट में जानना हो कि वो कैसी है तो आप उसे वहां देख सकते हैं प्रियम्बल में। कुछ आइडियल्स भी हैं प्रियम्बल में, स्वतंत्रता, समानता, न्याय। दीज आर द आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी। इनका यूज किया गया है। जिन शब्दों का यूज किया गया है प्रियम्बल में, उन्हीं शब्दों को आगे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूट कर दिया गया है। डेमोक्रेसी कैसे लेके आई जाएगी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इसके बारे में आगे बता दिया गया। चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे डीपीएसपीज हो, हमने पहले देखा। रिपब्लिक होगा, कैसे होगा, क्या होगा, आगे है सब। भाग 5 में इसी तरीके की कॉन्सेप्ट है, पूरे भाग 5 में, पार्ट 5 में। सॉवर्निटी लाई करेगी लोगों में, ये भी बहुत क्लियरली बताया गया है उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि जो शब्द, आदर्श, फिलॉसफी जो भी प्रियम्बल में बताई गई है वही बाद में आगे हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में मिलती है। तो इसलिए संविधान के जो अन्य भाग हैं या प्रोविजंस हैं वो तो बस उसका एक तरीके से एग्जीक्यूशन है, यानी वो शारीरिक ढांचा है उसका। इन रियल मीनिंग तो जो प्रियम्बल है उसी को एग्जीक्यूट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए वो आत्मा है, क्योंकि बहुत शॉर्ट में और बहुत ही गंभीर विषयों को आगे रख के और उसे इलाबोरेट कर दिया गया उद्देशिका में, प्रियम्बल में। इसीलिए ये कहा गया है, उसको आत्मा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई मामलों में, और विशेष तौर पर केशवानंद भारती में, मिनर्वा मिल्स में, सज्जन सिंह वाले मामले में भी यही कहा गया कि जब भी किसी बात के ऊपर संविधान मौन है
उसके क्लॉजेज में उसे नहीं बताया गया है, कोई ऐसा विषय है जो छुप गया है, छिपा हुआ है, तब आप क्या करिए, उसे जानने के लिए केवल प्रीएम्बल को देख लीजिए। लुक टुवर्ड्स द प्रीएम्बल, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी उससे संबंधित। इसीलिए इसे आत्मा माना गया है। ठीक है, तो लिखना इसमें क्या, हेडिंग क्या डाला था, शायद मैंने हेडिंग तो आपको डलवा दिया था उस दिन, है ना, आत्मा कैसे है, ऐसे करके ना। हेडिंग तो होगा ना आपका। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो लिखो इसमें। मैं समझा, समझ में आई ना बात, ये क्लियर है ना आप लोगों को? किसको नहीं आई बताओ। सर थोड़ा सा समझा दीजिए। देखो, जैसे सवाल हमारा जो है वो ये है कि उद्देशिका संविधान की आत्मा कैसे है। प्रियम्बल में जो शब्द यूज किए गए हैं, जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, लोकतंत्र, है ना, गणतंत्र, जो ये शब्द यूज किए गए हैं, इन शब्दों को एग्जीक्यूट करने का काम किए करता है आगे कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के उपबंध हैं, अनुच्छेद हैं, सब क्लॉजेज हैं, प्रोविजियो हैं, जो भी हैं, वो इन्हीं गरिमामय शब्दों को लागू करने का काम करते हैं। इसलिए ये गरिमा में जो शब्द हैं, ये संविधान की आत्मा कह सकते हैं, और बाकी का जो पूरे का पूरा संविधान में उसकी क्लॉजेज हैं, वो सब उसका ढांचा है। क्यों? क्योंकि वो उसको पूरा कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे राजनीतिक समानता, राजनीतिक न्याय, सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय। तो आप ये साफ तौर पर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के रूप में देख सकते हो। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स यही करने का काम करते हैं। और इसी तरीके से जब आप रिपब्लिक की बात करते हो तो पार्ट 4 देख लीजिए, प्रेसिडेंट की कॉन्सेप्ट वहां पर वही है, गणतंत्र की कॉन्सेप्ट वहां पर यही है। तो कहने का मतलब यह है कि जिन शब्दों का या जिन उदात्त शब्दों का, जिन ग्लोरियस वर्ड का यूज किया गया है प्रियम्बल में, उन्हीं को आगे फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इलाबोरेट कर दिया गया है या एग्जीक्यूट कर दिया गया है। इलाबोरेट तो क्या, एग्जीक्यूट किया गया है, लागू किया गया है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग कैसे प्राप्त कर पाएंगे, हाउ कैन वी अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना? क्या मैं समझा पाया आपको? चलिए अब लिख लीजिए इसे। उद्देशिका में विभिन्न संकल्पनाएं प्रदान की गई हैं, विभिन्न संकल्पनाएं प्रदान की गई हैं। वेरियस कॉन्सेप्ट हैज बीन, various concept has been given in preamble, अनेक, या ऐसा लिखना, तथा अनेक गरिमा में शब्दों का उपयोग भी किया गया है, तथा अनेक गरिमा में शब्दों का उपयोग भी किया गया है एंड ऑल्सो देयर इज द यूज ऑफ, एंड ऑल्सो देयर इज द यूज ऑफ वेरियस ग्लोरियस वर्ड्स, वेरियस
ग्लोरियस वर्ड्स जो कि संपूर्ण संविधान के जो कि संपूर्ण संविधान के दर्शन, आदर्श एवं उसके सारांश को बताते हैं, एवं उसके सारांश को बताते हैं। एंड दीज वर्ड्स टोल्ड अबाउट एंड दीज वर्ड्स टोल्ड अबाउट द होल फिलॉसफी the whole philosophy, the whole summary and the ideals of the constitution and the ideals of the constitution। संविधान के अन्य भाग तो संविधान के अन्य भाग तथा उपबंध, ऐसा लिखना, संविधान के अन्य भाग तथा उपबंध तो केवल इन आदर्शों को केवल इन आदर्शों को केवल इन आदर्शों को प्राप्त करने का एक माध्यम है, केवल इन आदर्शों को प्राप्त करने का एक माध्यम है। एंड द पार्ट्स एंड क्लॉजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द क्लॉजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर ओनली a medium are only a medium to achieve these objectives, to achieve these objectives। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट सुप्रीम कोर्ट स्टेट preamble Supreme Court state preamble as its conscience अगले पॉइंट से लिखना, बेरूबाड़ी वाले मामले में, या ऐसा लिखना, बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, इसे समझाऊंगा अभी आपको, फिलहाल लिख लीजिए जब बेरूबाड़ी का जिक्र हो ही गया है तो। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, परंतु
यह संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। ऑल्दो, या ऐसा लिखना, इन द मैटर ऑफ बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, in the matter of Berubari versus Union of India, Supreme Court stated that Supreme Court stated that although preamble is not the part of the constitution, preamble is not the part of the constitution, but but it is the key to it is key it is the key it is the key to get the ideas of, या to reach up the ideas of, to reach up to होगा, बल्कि to reach up to the ideas of constitution framers, constitution framers। ठीक है ना? देखो, संविधान का भाग इसे इसलिए नहीं माना उन्होंने, क्योंकि वो ये कहते थे, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें क्लॉजेस का नहीं, ये क्लॉज में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर हैं, 1 2 3 4 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, नंबर से हैं, इस पर कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे वो ये मानते होंगे कि ये इसे अलग रखना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने इसे अलग से रखा है, नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उन्होंने ये कहा इसमें कि ये उनके विचारों को जानने की कुंजी है। मतलब वो क्या चाहते थे, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते थे भारत में, इट इज द फैक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। क्या मैं समझा पाया आपको? क्लियर है ना? ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। चलिए सर ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग बनाने में क्या आपत्ति थी उन्हें? बताया बाद में। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है एक।
हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है क्लियर आपको? यस सर। हाँ, एक्चुअली उन्होंने फिर बाद में माना, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो उसकी बड़ी बेंच थी केशवानंद भारती में 1973 में माना कि ये उसका भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसके बिना तो कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा होगा। तो फिर बाद में उन्होंने अपनी गलती को ठीक कर लिया था। तो आप लिखिए इसमें अगले पॉइंट में, परंतु केशवानंद भारती परंतु केशवानंद भारती वाले मामले में परंतु केशवानंद भारती वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का एक भाग माना है। प्रस्तावना को संविधान का एक भाग माना है। इन द मैटर ऑफ केशवानंद भारती बट इन द मैटर ऑफ केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड preamble as a part of constitution as a part of constitution। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट, अब ये इस वाले मामले में ही कहा है उन्होंने, आप इसे लिख सकते हो। उद्देश्य का इन्वर्टेड कॉमास में लिखना इसे, क्योंकि ये स्टेटमेंट है उनका। उद्देश्य का संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। प्रियम्बल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble is the most important part of the constitution। संविधान की प्रस्तावना में या ऐसा लिखना, हाँ, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर ही उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर ही संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर ही संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। द आइडियल्स which is being stated in the preamble the ideals which is being stated in the preamble must be read along with the constitution ठीक है। अब ये हमारी बात कंप्लीट हो गई। इस प्रकार कंक्लूड कर दीजिए इसे। इस प्रकार उद्देश्य का संविधान की आत्मा है। एंड सो प्रियम्बल इज the conscience of Indian Constitution। Preamble is the conscience of Indian Constitution। ठीक है, अब आगे लिखो जरा अगले पॉइंट में।
थोड़ी सी कमी भी ढूंढ लें, न ढूंढे बताओ, ये ढूंढ लें। ढूंढ लेते हैं। देखो, इसमें प्रियम्बल में जो भी ये आइडियल्स यूज किए गए हैं, इनमें से कुछ आइडियल्स ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए, उनकी संतोषजनक व्याख्या संविधान में आगे कहीं नहीं मिलती है। जैसे डेमोक्रेसी को उन्होंने जरूर आगे, हमें कई प्रोविजंस है उनमें मिल जाएगी डेमोक्रेसी की कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। जैसे समाजवाद। समाजवाद बहुत ही अस्पष्ट शब्द है। समाजवाद की अलग अलग व्याख्याएं हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग दी हैं। किसे मानेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सोशलिज्म क्या है, इसकी व्याख्या होनी चाहिए थी। जब सोशलिज्म वर्ड हमने जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन भी किया जाना चाहिए था। वैसे ही पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, इसकी भी व्याख्या कहीं नहीं मिलती है। बंधुत्व के ऊपर बहुत ज्यादा जोर कभी देखने को नहीं मिलता है, फ्रेटर्निटी, जबकि ये एक बहुत ही उदात्त शब्द है उद्देशिका में, प्रियम्बल में। इसलिए क्या किया जाना चाहिए, कुछ ऐसे शब्दों का जिनकी व्याख्या संविधान में नहीं है लेकिन उद्देशिका में वो शामिल हैं, उनकी व्याख्या कर दी जाए किसी संविधान संशोधन के माध्यम से। ये 3 शब्द मैंने ढूंढे हैं: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और बंधुता। तो लिखिए, परंतु संविधान की उद्देशिका में प्रयोग में लाए गए कुछ शब्द अस्पष्ट हैं। कुछ शब्द अस्पष्ट हैं, बट some words but some words which have been used in preamble are very unclear, जैसे समाजवादी, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एज सोशलिज्म, पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, और तीसरा लिख लीजिए इसमें बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। इन शब्दों की स्पष्ट व्याख्या होना, इन शब्दों की स्पष्ट व्याख्या होना अति आवश्यक है। देयर मस्ट बी क्लियर डेफिनेशन, there must be clear definition of these words, अतः आवश्यक है कि संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन के माध्यम से
इनकी व्याख्या कर दी जाए, इनकी व्याख्या कर दी जाए। एंड सो इट इज मैंडेटरी, एंड सो इट इज मैंडेटरी to clarify them to clarify them by a constitution amendment, by constitution amendment। क्लियर है ये बात? बताओ सब लोग, Yes, समझा sir. पाया आपको? चलिए ठीक है। कालिदास जी, अब बिल्कुल क्लियर है आपको ये? हाँ जी साहब, अब क्लियर हो गया जी, बिल्कुल। ठीक बहुत है, बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। ये हमारी प्रियम्बल अब कंप्लीट हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में, किसी में भी, यूपीएससी, एचजेएस, पीसीएसजे, पीसीएस, किसी एग्जाम में भी प्रियम्बल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में है चाहे वो मेंस में है, आप उनके आंसर आसानी से लिख सकते हो। आपको अपने नोट्स में से सब मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो। अब ये आंसर, कोई भी आंसर, कई बार आया है कि ये कंसाइंस है, कैसे है, ये सब उसमें, तो फिर आप इसको देख सकते हो। कंसाइंस वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार का, इवन एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे के एम मुंशी, उन्होंने भी इसे खूब यूज किया है, इस वर्ड को, प्रियम्बल को लेकर। उनका बहुत बढ़िया काम था के एम मुंशी का। चलो, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नया चैप्टर है, इसमें अब कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करते हैं। भाग एक ही है, भाग वन को सबसे पहले करेंगे, पार्ट वन को, और इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को हम लोग देखेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, देखो, भारत को संघ घोषित किया गया है, ये मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी। इंडिया जो है वो यूनियन है। फर्स्ट आर्टिकल ही ये कहता है, वो बताता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। अब यहां पर दो तीन वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंडिया, एक तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि भारत है। तो कुछ लोग बरगलाने का काम करते हैं कि इंडिया भारत नहीं है, भारत होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा कर लीजिए। बड़ा फर्स्ट आर्टिकल में ही उन्होंने क्लियर कर दिया था, नाम के पीछे कोई मतलब ही नहीं है झंझट करने का। कुछ लोगों को फालतू की बातें करने की आदत होती है अपनी बुद्धि के हिसाब से। इंडिया, दैट इज भारत, बड़ा क्लियर है। तो इसका मतलब भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ होगा। वर्ड इज यूनियन, राज्यों का संघ, संघीय राज्य नहीं, मतलब नॉट अ फेडरेशन और नॉट अ फेडरल स्टेट, बट अ यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन स्टेट। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में जो संघ शक्ति है या यूनियन है, उसका जो निर्माण होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, बल्कि सेंट्रीपिटल कहेंगे उसे, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्सेस से होगा, यानी केंद्र अभिमुख शक्तियों से। मतलब भारतीय संविधान में जो संघ बना है, बड़ी सीधी सी बात है, वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है राज्यों से या किसी भी अन्य इकाइयों से।
यूनियन जो है वो किसी एग्रीमेंट से नहीं आया है, बल्कि वो पूरी तरीके से सॉवरेनिटी लेके आया है। इट इज सॉवरीन, इसलिए ये यूनियन है। इसका मतलब यह भी हुआ कि संघ समाप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो बाय इटसेल्फ एग्जिस्टेंस में आया, स्वयं ही उसका अस्तित्व बना। किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। और या फिर ये कह सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किससे बनी थी? सॉवरीन लोगों की संस्था थी, सॉवरीन थी वो पूरी तरीके से। भारत के प्रति लोगों ने उसे बनाया था, तो उसके पास सॉवरेनिटी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत को एक यूनियन घोषित किया। इसलिए भारत जो है, भारत का जो संघ है कह सकते हैं, भारत जो है वो समाप्त नहीं हो सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसका एक मतलब ये भी है। अब इसी आर्टिकल में 3 तरीके के एरियाज बताए गए हैं। इसी आर्टिकल में यूनियन जो होगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे ये बताया गया है। तो कौन कौन शामिल होंगे? एक तो स्टेट शामिल होंगे, उनके एरियाज शामिल होंगे, यूनियन टेरिटरीज शामिल होंगी, या वो क्षेत्र जो सीधे तौर पर राज्य के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा, ऐसे एरियाज जो कि आगे चलकर अर्जित किए जाएंगे। मतलब संघ को ये शक्ति दी गई अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 कि वो किसी विदेशी क्षेत्र का भी अर्जन कर सकता है, किसी फॉरेन लैंड को भी वो एक्वायर कर सकता है। अब फॉरेन लैंड को एक्वायर कर सकता है, इसका मतलब है वो पूरी तरीके से सॉवरीन है। क्योंकि जब एक्वायर कर सकता है तो वो भारत के किसी क्षेत्र को दे भी सकता है। दोनों ही बात आएंगी, क्योंकि लेने में देना भी शामिल होता है ना। तो आर्टिकल 1 में ये चीजें हैं। चलिए इसको यहां तक करते हैं, कल आगे इसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अच्छा, कल की तो ऑफ रहेगा। देखो कल ना शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। और कल मेरे लिए बहुत ही पायस डे होता है। मैं वैसे तो सभी दिन पायस है, लेकिन कल मेरे लिए बहुत स्पिरिचुअल डे है। वो मेरा बहुत व्यक्तिगत है, रहता है। तो फिर कल मैं नहीं करा पाऊंगा आपको। कल